देखिए बाबर साहब, आप सर कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? आपके ख्याल में ये तो नहीं हो सकता ना कि जस्टिन ट्रूडो या कैनेडियन गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंचे बगैर और पूरा यकीन कर लिए बगैर कि इसमें भारत मुलव्वस है, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया हो? जाहिर है उनके पास इतने ठोस शवाहिद होंगे, और अब वो अगर भारत से कह रहा है कि आप तहकीकात का हिस्सा बने, तो वो सिर्फ उनको बावर कराना चाह रहा है कि हमारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। जी ज़ाहिर है, इस पर दो राय तो नहीं हो सकती कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। और आपको पता है कि जो कनाडा है एक दुनिया की मजबूत डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट में जब आप बात करते हैं मजबूत डेमोक्रेसीज़ में तो उस बात की बहुत अहमियत होती है। तो उनका प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके कह रहा है कि हमने तहकीकात की हैं और हिंदुस्तान की सीक्रेट एजेंसीज़ इसमें मुलविस हैं और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल ज़ाहिर मुलविस हैं, और हमने हिंदुस्तान से ये भी कहा है कि आप आएँ और हमारे साथ तहकीकात में ताउन करें। और उन्होंने ये भी कहा कि G20 अजलास के दौरान जब वो नई दिल्ली गए थे तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से इसका जिक्र भी किया। और मैं ये कहता चलूँ कि ये कोई आम वाक़या तो वैसे वाकई नहीं है, लेकिन कनाडा में अगर आप देखें तो जो सिख कम्युनिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। तकरीबन कोई 13 से 14 लाख सिख जो है वो कनाडा में रहते हैं। दुनिया में मशरक़ी पंजाब के पास सबसे बड़ी कॉन्सनट्रेशन सिखों की वहीं पर है, और वो उस सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हर शोबा ज़िंदगी में। और ख़ास तौर पे अगर आप देख रहे डेमोक्रेसी में उनका बड़ा एक किरदार रहा है। उनकी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट के मेंबर भी सिख्स हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी को, और वो उनके बोनाफाइड सिटीज़न है, और कनाडा दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री भी कहलाता है। तो उस मुल्क में यकबा दीगरे इस तरह के वाक़यात होना कि उस मुल्क के बोनाफाइड सिटीज़न को बाहर से आके को मार जाए और फिर वो ये सोचे कि वो भी छुप जाएगा, ये तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हमेशा से कहता चला आया है और इंडिया के बारे में दुनिया को बताता भी चला आया है कि हिंदुस्तान किस तरीके से पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा है, बराह रास्त मुलव्वस रहा है। हम तो डोजेज़ भी शो करते रहे हैं और शेयर करते रहे हैं यूनाइटेड नेशन के फोरम्स पे, लेकिन दुनिया ने उस पर इतने कान नहीं धरे। अभी ज़ाहिर है कनाडा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसको तो इग्नोर आप नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, सिर्फ कनाडा तक नहीं रहेगा। कनाडा के अपने एलाइज़ हैं, वो भी कनाडा के साथ मिल के आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर इंडिया ने कनाडा को मुतमिन ना किया तो बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर राशिद की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि यह सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये बात आगे जाएगी। और मोदी सरकार जो है ज़ाहिर अगले साल इलेक्शंस हैं, उन्होंने भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, क्योंकि उनकी शुरू से पॉलिसी ये रही है हिंदुत्व की या RSS की ये एक्सटेंशन है, वो अपने पूरे रीजन में यही करते हैं। और मैं ये पर्सनली फ़ील करता हूँ कि 2019 अगस्त 2019 के बाद उस वक्त जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में किया, उसके बाद थोड़े से उनके एक किस्म के हौसले बुलंद हुए हैं, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो वो समझते हैं कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को उन्होंने दबाने की कोशिश की है, तो खालिस्तान की तहरीक से मुंसलिक लोग दुनिया में जहाँ पर भी हैं, चाहे वो किसी मुल्क के इंडिपेंडेंट सिटीजन भी हैं, तो उनका भी पीछा करें, उनको टारगेट किलिंग करेंगे। उन्होंने इंग्लैंड में भी किया है। और ज़ाहिर है ये सिख लीडर जो खालिस्तान के कनाडा में हैं मुतहरक भी हैं, और उन्होंने इंग्लैंड के बाद कनाडा में भी खालिस्तान आज़ाद रियासत के लिए एक रेफरेंडम का ऐलान कर रखा था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये इंतहाई अहम एक डेवलपमेंट है, और इंडिया के लिए यकीनन बचना मुश्किल होगा, बिकॉज इक़्तिसादी इंटरेस्ट हैं इन सारी दुनिया में बड़ा। अगर इंडिया अपने आप को G20 का एक इम्पॉर्टेंट रुकन साबित करना चाहता है, बनना तो कितना आसान नहीं होता बाय वर्च्यू ऑफ दी साइज़ ऑफ योर इकॉनमी, बट आपको फिर उस तरीके से बिहेव भी करना पड़ता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कि आप G20 के मेंबर हैं या बड़ी एक पार बनना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का जो रवैया है वो कतई इसके मुताबिकत नहीं रखता। उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उस रजीम की फैशिस्ट रजीम है, इंतहा पसंदा पॉलिसीज़ हैं। इंडिया के अंदर भी वो ये करते हैं, मिनॉरिटीज़ के साथ भी ये कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये सिलसिला दुनिया के दूसरे मुमालिक तक बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन इस पर वो पकड़े गए हैं, बिकॉज कनाडा की गवर्नमेंट के पास प्रूफ है, उन्होंने प्रूफ शेयर भी किए हैं। अभी इंडिया ने अगर उसको जवाब ना दिया, बल्कि इंडिया ने जवाब सीरियस रिप्लाई करने के बजाय उन्होंने एक कैनेडियन सफ़ीर को बुला के उल्टा इंतबाह किया और ये शो करने की कोशिश की कि हम बड़े अनॉयड हैं और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो है वो शायद मुनासिब नहीं है, और डायरेक्ट इंडिया को उन्होंने एलिगेट किया है। तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आगे चल के देखते हैं, बट इस दफ़ा हिंदुस्तान के लिए इससे बचना इतना आसान नहीं होगा। खालिस्तान मूवमेंट जो है ये पूरी दुनिया में
अब ऐसा लगता है कि ज़ोर पकड़ रही है और 1,35,000 सिख्स जो हैं उन्होंने अभी खालिस्तान रेफरेंडम में जो कनाडा में हुआ है उसमें वोट भी कास्ट किया है। यही वजह है कि ऐसा लगता है कि ये जो मूवमेंट है ये भारत इसको बहुत संजीदगी के साथ दे रहा है। अब ब्रिगेडियर बाबर साहब, आपके ख्याल में ये कितना बड़ा थ्रेट बन गया भारत के लिए खालिस्तान मूवमेंट, और क्यों इतना भारत उसको इतना संजीदा ले रहा है या लेना पड़ गया है कि वो बंदे मारने लग गया है? देखिए, इंडिया में बहुत सारे उनकी रियासतों में बहुत अरसे से मुख्तलिफ़ नौइयत की रियायत की पसंदी की जो तहरीकें हैं वो तो चल रही हैं, हम सबको पता है। जो उनकी शुमाली रियासतें हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, उनमें बहुत अरसे से, झारखंड में, उत्तराखंड में, मकबूजा कश्मीर में तो है ही है। इसी तरीके से जो मशरक़ी पंजाब में 80s में तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन इनको करना पड़ा। उसके बाद गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे में इन्होंने इतनी ज़्यादा सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ज़ालमाना की कि वो सिख रहनुमा जो कि खालिस्तान की तहरीक से मुंसलिक थे, मुतहरिक थे, वो उनको मजबूरन हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। कुछ जाके कनाडा में सेटल हो गए, वो कुछ बरतानिया में चले गए। चूँकि कनाडा में जो सिख कम्यूनिटी है ये अरसा दराज से वहाँ पर रह रही है, तो उनके लिए वहाँ पर जाके सेटल होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। इंग्लैंड में बहुत देर से ये सिख रह रहे हैं। अभी एक तरफ जो नरेंद्र मोदी और उसकी गवर्नमेंट है वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करती है कि ये मकबूजा कश्मीर में जो एक तहरीक थी वो ख़त्म हो चुकी है, हालात नॉर्मल हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने G20 की मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके दुनिया को बताने की कोशिश की। और दूसरी बात है कि वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हुई। उसमें तकरीबन 7 ममालिक ने तो शिरकत ही नहीं की, जिनमें ज़ाहिर है अक्सरियत मुसलमान ममालिक की थी। तो ये तो उनको कुछ चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उनकी इस हरकत से कश्मीर का मसला दोबारा से दुनिया में उजागर हुआ, जिसको नहीं भी कोई पता तो सबको है। थोड़ा बहुत जो लोग शायद इसको अभी बैक बर्नर पर ले गए हुए थे, उनके सामने दोबारा इशू आ गया कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्यों इन ममालिक ने शिरकत नहीं की। अभी एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जब खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक लोग इन ममालिक में सरगर्म हैं, न सिर्फ सरगर्म हैं बल्कि बड़ा एक्टिवली इसको परसू भी कर रहे हैं। अभी ये रेफरेंडम जो है इसकी कॉस्मेटिक वैल्यू दुनिया की नज़र में तो होगी, लेकिन ये उस तरह का नहीं है। बिकॉज ये सिख जितने भी वहाँ पर रहते हैं इनके पीछे रूट्स हैं मशरक़ी पंजाब में, ये लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ इन कम्युनिकेशन रहते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर तो मजबूरन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की सख्तियों की वजह से ज़ाहिर लोग इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है जब ये वहाँ पर जाके आपने फरमाया कि 1 लाख से ज़्यादा सिखों ने खालिस्तान तहरीक के हक़ में वोट दिया, खालिस्तान की रियासत, आज़ाद रियासत के हक़ में वोट दिया। इसी तरह का रेफरेंडम कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड में भी हुआ। आई एम वेरी श्योर, और जिन लोगों ने ये रेफरेंडम कराया है उन्हीं के लीडर्स को ये टारगेट भी कर रहे हैं। और आफ्टर सम टाइम अगर दोबारा ऐसा रेफरेंडम हो गया और बतदरीज ये तादाद बढ़ती गई तो हिंदुस्तान के लिए एक परेशानी कुदरती अम्र है, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया को जो पोस्ट करता है या बताने की कोशिश करता है उस तरह की हिंदुस्तान की एक्चुअल वर्थ है नहीं। ये इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जब जाते हैं तो जैसे दुनिया को ये कहते हैं कि जी हमें भी सलामती काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, क्योंकि हमारा साइज़ बड़ा है, हम एक रीजनल पावर है, हमारी इकानमी बहुत बड़ी है, हमारी फ़ौज बहुत बड़ी है, हमारा ज़ाहिर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब वो इस तरह के काम करते हैं तो दुनिया के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। अभी जब ये इशू, जैसे मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ज़ाहिर है कनाडा के गवर्नमेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर जब इस सिलसिले में मुशावरत करते हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से या अमेरिकन प्रेसिडेंट से या फॉर दैट मैटर फ्रेंच प्रेसिडेंट से, तो ये सारे के सारे तो परमानेंट मेंबर्स हैं। तो वहाँ पर जब जाएंगे तो कितना बड़ा इनके लिए सीरियस सेटबैक होगा। तो इनकी जो लीडरशिप है इंडियन, ज़ाहिर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है, डिप्लोमेसी से वो आ रही है। दुनिया को वैसे तो बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा डिप्लोमेट है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनकी जो अप्रोच है, अभी आप इस तरीके से और आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे मोसाद को या दुनिया की दूसरी सीक्रेट एजेंसीज़ को जो अरसा दराज से मुख्तलिफ के दुनिया के ममालिक में फॉर रीजन्स वो एक्टिव हैं, वो भी इस भौंडे तरीके से काम नहीं करते कि किसी मुल्क के बोनाफाइड शहरी को वहाँ जाके दिन दिहाड़े आप मार दें और इतने एक्सपोज हो जाएं। एक देखें, एक नाराज़गी का इज़हार करना या किसी मुल्क के सफ़ीर को बुला के वार्निंग देना और बात है। एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तो डायरेक्टली विदाउट एनी
शकूक व शुबहात उस मुल्क को उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास सबूत हैं, तो उनकी लीडरशिप की तो आप अकल व फ़हम व फरासत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में खालिस्तान की ये मूवमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर है, इस तरह डाई डाउन ये नहीं होने वाली। और इसको देखा देखी हिंदुस्तान में अंडर करंट्स तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, तो दूसरी रियासतों में भी जो लोग खामोश तो नहीं हुए हुए, बिकॉज उनके साथ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी तो उसी तरीके से है, उनको भी हिम्मत और हौसला मिलता है। हिम्मत और हौसला उसमें बिलाशुबा हिम्मत और हौसला मिलेगा।